पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। व्यूअर्स, मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। बड़ी खबर है आज हमारे पास आपके लिए। आलोक मेहता जी प्रोग्राम में आ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अमिताभ तिवारी जी, जाने माने सेफोलॉजिस्ट हैं। अमिताभ जी, बहुत स्वागत आपका भी। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। राहुल गांधी अभी भी पेलेट गन पर और 20 जुलाई की हिंसा की बात कर रहे हैं, वो वहीं पर उनका अभी तक उनको लगता है कि यही है मेन मुद्दा। सरकार काफी आगे बढ़ गई है आज, और आज की बड़ी खबर क्या है, और ये मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सोर्सेज से ही खबर आई है ज्यादा, कि सरकार 15 अगस्त के बाद 3 दिन का एक विशेष सत्र संसद का बुला करके महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल, जिसमें देश की लोकसभा विधानसभाओं की सीटें बढ़ जाएंगी, वो बिल ला करके पास कराना चाहती है। इसकी तैयारी पूरी हो गई है और एक कांग्रेस पार्टी बता रही है। इसका मतलब कांग्रेस को इसके बारे में बताया गया है। और आज ये भी खबर आई थी कि केंद्रीय जो मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, उनकी राहुल गांधी के साथ, और शायद उस मीटिंग में प्रियंका गांधी भी थी, लगभग 1 घंटा मीटिंग हुई है। उस मुलाकात में ये बातें डिस्कस हुई हैं। उनको रीच आउट भी किया गया है इस बिल के लिए, और भी कुछ बातें हुई हैं। देवेंद्र आपको वो सारी डिटेल बताएंगे। और 15 अगस्त के बाद ये विशेष सत्र की बात हो रही है। मतलब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री पहले कोई विशेष टिप्पणी या विशेष जो है अपने भाषण में ये बात कहें महिला आरक्षण को लेकर के, देश का एक मूड तैयार करें, और उसके बाद अगले दिन या उसके अगले दिन एक विशेष सत्र शुरू हो, और उसके बाद ये बिल जो है उसे पास कराने की कोशिश सरकार करे। और ये हम लोग देखिए कई हफ्तों से लगातार कह रहे थे कि तैयारी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए कर रही है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, और बिल सरकार अब तभी लाएगी जब उसके नंबर पूरे हो जाएंगे। नंबर इसका मतलब पूरे हो गए होंगे, तभी ये चर्चाएं चल रही हैं। ये भी बात चल रही थी कि डीएमके लगभग ऑन बोर्ड है, और ये बात भी शायद राहुल गांधी को कम्युनिकेट की गई है, ताकि उनको ये रहे कि भाई सिर्फ आप ही के विरोध करने से अब कुछ होने वाला नहीं है, तो आप भी देख लीजिए कि आप इस बिल का समर्थन ही कर दें तो बेहतर है, काम का क्यों उसको अपोज करना है। लेकिन बात यह कि ये हम बात करते रहे कि अमित शाह हाउस में क्यों नहीं आ रहे, राहुल आज भी वहां बैनर पोस्टर लेकर ऑपोजिशन वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे। बात अभी तक हम 20 जुलाई और ये जंतर मंतर नीट प्रोटेस्ट की कर रहे थे, कांग्रेस वहीं रुकी हुई है, और इसके बीच पीछे इतनी तैयारी हो गई और बात विशेष सत्र तक पहुंच गई है, और डिलिमिटेशन बिल पास कराने तक की बात हो गई। मतलब ये कल भी आपसे जब बात हो रही थी, आप लगातार ये कह रहे थे कि भाई दिस बिल इज नॉट ऑफ द टेबल, सरकार बार बार यही कह रही है, मगर विशेष सत्र की बात आज अचानक आ गई। जैसे सौरभ, आज ये जो खबर आई उसमें आपने जैसा बताया कि कांग्रेस खेमे से ही ये बताया गया। पहले कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद ने इस बात की जानकारी दी कि सरकार 16, 17, 18 ये 3 दिन बढ़ाने जा रही है। उसके बाद लोकसभा के सांसदों ने भी वही बात कहनी शुरू की। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि जब सरकार के मंत्री से पूछा गया, एक मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने सीधे खारिज किया, दूसरे मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भी टीवी पर ही देख रहे हैं, अच्छा, कि ऐसा हो गया है। तो समझा जा सकता है कि सरकार खास तौर पे ऐसे मसले पर एक जेम्स बॉन्ड के मोड में तो रहती है कि छुपा के रखो तब तक, और छुपा के रखना वो लाजमी बात समझा सरकार के हिसाब से समझी जा सकती है। अगर अपोजिशन इतना कह रहा है और तारीख के साथ कह रहा है तो उस बात को सीधे सीधे खारिज करने का भी। देखिए, आप बहुत मॉडेस्ट हो जाते हैं। मुझे ये बात पीछे बता रहे थे, नाम नहीं वो ले रहे हैं तो नाम मैं भी नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने पूछा, और इनको कांग्रेस के एक सीनियर सांसद ने आपको खुद कहा 16, 17, 18 हम सुन रहे हैं कि विशेष सत्र सरकार ला रही है, सरकार ये बढ़ाना चाह रही है 16, 17, 18। हॉर्सेस माउथ की बात अच्छा, होता ये है कि सरकार सीधे सीधे अपोजिशन से रीच आउट करती है, ऐसी चीजों के लिए। अब इस बात को आप दूसरी चीज से जोड़ें कि आज सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उसी समय वहाँ बोले कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने बुला लिया अपने चैम्बर में। वहाँ जाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका ये दोनों थे, और किरण रिजिजू। किसके चैम्बर में हुई मीटिंग? राहुल गांधी के चैम्बर। और तकरीबन 50 मिनट तक वो मुलाकात हुई है। जो सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही थी उसमें सीधे सीधे ये था कि डिलिमिटेशन पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, किरण रिजिजू सरकार ने पूछा। हाँ, राहुल गांधी से FCRA बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, सदन इस तरह से चल रहा है, ये ठीक नहीं है, हंगामा हो रहा है, बिल पास कराना चाहिए, और ऐसे ऐसे बिलों पर क्या सोचते हैं। राहुल गांधी की तरफ से लगातार इस बात को कहा गया कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए। राहुल गांधी ये भी बोले कि हम लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, स्टेटमेंट मांग रहे हैं, और स्टेटमेंट तो देना होगा होम मिनिस्टर को। प्रियंका गांधी भी इन सारे मसलों पे बोल रही थी, वो भी अपनी राय रख रही थी।
सरकार की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगले 24 घंटे में ये, यानी कि कल तक ये पता चलेगा कि अपोजिशन इस बात को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। अपोजिशन मतलब मुख्यतः कांग्रेस पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, डिलिमिटेशन और एफसीआरए पर और ये हंगामा खत्म होने पे, मतलब हंगामा खत्म होगा तो वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो अगर कल भी अपोजिशन का स्टैंड यही रहा, उसके बाद फिर सरकार की देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कर रही है। अब यहाँ पे सौरभ एक दिलचस्प चीज़ आपको बताऊँ कि आज मैंने पूछा सरकार किसी मंत्री से कि क्या डिलिमिटेशन बिल को लेकर आप लोग तैयारी अगर इतनी कर रहे हैं, नंबर सारे हो गए हैं। उनका ये कहना था कि नंबर्स तो हमारे पास हैं ही, हम लोग फिर अगर नंबर है तो फिर पास ही करा लीजिए, हंगामा में भी तो बिल पास करा ही रहे हैं आप। उनका ये कहना था कि देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिल है और नंबर्स होने के बावजूद हम ये मैसेज देना नहीं चाहते कि हमने कुछ थोप दिया। हम लोग चाह रहे हैं कि संवेद स्वर में पक्ष विपक्ष में जिसको भी बोलना हो, लेकिन प्रक्रिया के तहत ही पास हो। और आज की मुलाकात को उन्होंने ये कहा कि एक तरह से आप कह सकते हैं इसको कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो कहते हैं, पिछले 10 दिनों में ये दूसरी मुलाकात और राहुल गांधी और किरण रिजिजू की मुलाकात। लेकिन ये तय मानिए कि इस तरह की मुलाकात वो सामान्य नहीं थी और ऐसे हंगामे के बीच वो सामान्य मुलाकात नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बाकी दलों से भी बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी किरण रिजिजू ने। हाँ, तो वो ये इन सारी चीज़ों का आप इसी बैकग्राउंड में देखिए कि सरकार के टॉप एजेंडे में सौरभ अगर आप देखें, एफसीआरए बिल को तो ले कोई इशू ही नहीं है, वो तो उनको करना ही करना है। डिलिमिटेशन बिल ही उनके टॉप एजेंडे में है। और जितनी प्रक्रिया चले, जैसे अमित शाह जी के पिछले कुछ दिनों के रूटीन को देखें तो जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, वो चैप्टर इन लोगों के लिए उसी दिन लगभग क्लोज है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चल रही है, वो एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन की जो होती है ना, उस तरह की चीज़ें, यहाँ पुलिस से आप रिपोर्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए लगातार मंथन किया जा रहा है। वो इशू डिलिमिटेशन का है और उसी पे काम कर रहे हैं। ये पता लग पाया कि राहुल गांधी ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया इस पर, इन बिल पे गोल बात वो कह के लगातार जा रहे थे एचएम के स्टेटमेंट पर, लेट हिम स्पीक पहले वो अभी वहीं अटके हैं। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। और इस पर सरकार का क्या रुख होगा है? इस पर सरकार का रुख ये समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ टालने के लिए कर रहे हैं, उनको बयान से मतलब नहीं है। जैसे अगर एचएम जाकर वहाँ पे बयान देना कुछ शुरू करेंगे, उसके बाद वो कुछ सीन क्रिएट करके हंगामा, फिर उसके बाद वही चीज़ शुरू हो जाएगी। इन लोगों को वो एश्योरेंस चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों को लेकर क्या सहमत हैं, कि आप सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं, चलने देना चाहते हैं, नहीं चलने देना चाहते हैं। सरकार ये मान रही है कि वो एक जस्ट टोकन के तौर पे अमित शाह का स्टेटमेंट, उस तरह की चीज़ें आप रख रहे हैं, वो आप इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आपको सदन चलाना है। ठीक है, तुरंत उसके बाद हो सकता है गोल पेस्ट चेंज हो जाए, फिर उसके बाद आप कुछ प्राइम मिनिस्टर की बात कर दें, फिर चढ़ावा चोरी का जो मसला है उस पर कुछ ऐसी बात कह दें। और सरकार का उन सबों के बजाय अपना एजेंडा, जिसमें प्रमुख डिलिमिटेशन बिल ही है, वो सामने है। सर सॉरी 30 सेकंड में बस खबर मैं पूरी दर्शकों के लिए जान लूं। इतना तय है कि डिलिमिटेशन बिल तो आएगा, ये तो हम पहले भी कह रहे थे, आना तो है ही, इस सत्र में नहीं आता, अगले में आता, लेकिन फिलहाल इस सत्र में नहीं आएगा, आएगा तो स्पेशल सेशन करके आएगा, ये कह सकते हैं? ये भी आप तब कहें जब कल के बाद, कल जब उनका स्टैंड क्या आ रहा है। अच्छा, जैसे अभी इस सप्ताह के हिसाब से देखें तो 13 तारीख तक तो सदन की कार्रवाई अभी नहीं, ये हफ्ता तो गया ही, ये तो चला गया है। हाँ। लेकिन इसके बाद 13 तारीख तक है ना, अगला फुल वीक है। तो कल अगर गतिरोध खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर तो सहमति के हिसाब से चीजें तय होगी। आया देखिए, हम लोग बार बार बात कर रहे थे कि ये सारा प्रकरण जो हुआ नीट विवाद वाला, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा सरकार के लिए एम्बैरेसिंग था। एक तो ये होता है भाई वक्त सारे घाव भर देता है, एक तो वो है बात की भाई ठीक है थोड़े दिनों में लोग भूल जाते हैं, फैक्ट भी हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर सरकार को ये लगे कि नहीं साहब हमारे हमको झुकाया गया, हमको कुछ बड़ा बिग बैंग कुछ करना पड़ेगा, तो बिग बैंग सरकार यही होता है कि बड़ा काम करो, बड़ा कानून लाओ, ऐसा ही। तो वो ये हम कह रहे थे, आपसे कल भी डिस्कस हुआ था, वो यही होता है कि आप ये डिलिमिटेशन बिल लाते हैं। अब सरकार उस दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसमें दो ही बातें हैं सर, क्या इसका माहौल है और क्या सरकार के पास नंबर है, आपको क्या लगता है? देखिए, संसदीय परंपरा के हिसाब से, ये आप ट्रेडिशन के हिसाब से कहें, लेकिन राहुल गांधी तो ट्रम्प के बाद यदि दुनिया में कोई है तो वही है ना। वो उन पर क्या भरोसा कर सकते हैं, तो मैं तो करूँगा ही, मैं तो मारूंगा ही, मैं तो ईरान को ख़त्म कर दूंगा। इसलिए बस मैं सारी दुनिया समझती इस बात को। इसलिए आप ये देखिए कि वो उन पर, वो तो फिर भी कह देते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा। राहुल गांधी तो चूँकि वो संसदीय परंपरा वाले व्यक्ति नहीं है, देखिए 20 साल उनको हो गए, मैं भी इतने सालों से देख रहा हूँ, ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ। अपोजिशन के लोग जब बात करते थे तो उसके साथ ये आप कह सकते हैं कि भाई सरकार ने इतना, देवेंद्र जी सरकार की तरफ से कहे कि हमने तो इतने ऐसे और सीनियर को किसी को भेज सकते हैं। मेरा ऐसा माने परंपरा यही है कि संसदीय मंत्री बात करता है, उनको भेजा गया, उसमें आप
खाली ये जिद करके जो कर रहे हैं उसके पीछे यदि आप ये मान लीजिए, देखिए इसीलिए 10 घंटे की बहस हुई ना, परीक्षा वाला जो मुद्दा था जिसको लेकर के नया कानून क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं उस पर चर्चा हुई ना। यही तो सरकार चाहती है। किसी भी ऐसे महिला आरक्षण को लेकर के जो ऐतिहासिक फैसला होगा, 370 में सबकी सहमति बाद में हुई ना, 370 में भी तो ऐसा ही किया गया था। तो कोशिश ये है, उसके बाद आज भी लोग खड़े हुए हैं 370 को लेकर के, कांग्रेस पार्टी भी साहब पूर्ण राज्य का दर्ज फलाना दीजिए, ये दीजिए। आप देखिए, यदि आपको विरोध करना है तो आपकी शांति से ज़्यादा आपको जरूरी है कि राजनीति करना है। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि सर, मैं ये कहूँगा, देखिए अरे राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पर हम लोग काफी कुछ कहते हैं, वो अलग बात है, कन्फ्रंटेशनिस्ट हैं वो, ये भी ठीक है। लेकिन अगर सरकार अपने एजेंडे पर बढ़ना चाहती है तो भाई बीच का रास्ता निकालने के लिए तो सरकार को भी कुछ देना पड़ेगा ना। तो आप वो कह रहे हैं होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं इसमें। अच्छा, इस मांग में क्या अटपटा है, मुझे ये बता दीजिए, इसमें गलत क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं कि 20 जुलाई पर होम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे दें, व्हाट इज रॉन्ग? देखिए, स्टेटमेंट दे देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, तो ये तो उन्होंने कहा। अच्छा, किसी के मांगने से इस्तीफा हो जा रहा है क्या? वो मेरा वो तो लोग तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा या तो नहीं, ये मैं यह नहीं, उसके बाद प्रधानमंत्री का मांगेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, मान लो होम मिनिस्टर का इस्तीफा करा दीजिए, कह दीजिए साहब मैं छोड़ देता हूँ। फर्क क्या पड़ता है उससे? आप कहें ठीक है, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होगा, फिर ये हम अपना काम बिल हम लाएंगे, बात खत्म। उसके बाद भी वो हंगामा करते हैं तो देश देखेगा। फिर देश, अगर होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट में भी हंगामा होता है तो भी देश देखेगा कि आप स्टेटमेंट मांग रहे थे, होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देने के लिए आया और आपने उनको बोलने नहीं दिया। उसके बाद ऊपर चढ़ावा वाला भी, मंदिर चढ़ावा वाला इशू भी है। जैसे ही आपका इशू पर हम स्टेटमेंट भी दे देंगे, फिर चढ़ावा वाले पर भी वही दृश्य होगा। इसमें खाली वो अपनी बात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में चली जाए कि गोली चली थी, जबकि बंदूकों से गोलियां नहीं चली। पहले जो चली गई गोलियां, उसमें 50 लोग मारे गए होते, 20 लोग मारे गए होते, 5 लोग मारे गए होते, मारा नहीं गया। अब स्टेटमेंट देना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, सरकार दे सकती है। मैं दूसरी तरफ से इसलिए बात, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग सरकार। जी। मेरा ये कहना है कि देखिए स्टेटमेंट दे, वो मैं मानता हूँ राज्य मंत्री भी दे सकते, अमित शाह क्यों दे? सरकार की तरफ से इमरजेंसी में भी ओम मेहता नाम के थे राज्य मंत्री, आप निकाल के देख लीजिएगा। ही यूज्ड टू गिव सारे रिप्लाई, कोई भी होम मिनिस्टर होगा जवाब वही देते थे। एंड ही वॉज द रियल इमरजेंसी के आदमी थे। ही वॉज, कहाँ किसको अरेस्ट करना है वो कहते थे तब भी। इसलिए मेरा कहना है कि परंपरा रही कि राज्य मंत्री बोले। कल भी उन्होंने नहीं बोलने दिया, मैं रोज दिन भर देख रहा हूँ। देखिए, राज्य मंत्री यदि कह रहा है नहीं साहब उसको भी नहीं सुनना है आपको किसी भी जवाब पर। चलिए खैर, मैं तो ये कह रहा था, हाँ, सरकार अगर इतना बड़ा काम कर रही है और उसके लिए रीच आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है कि साहब हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण देंगे हम और सीटें बढ़ जाएंगी देश में इतने दशकों के बाद। तो हर आदमी से बात करें, हम हर पार्टी से बात करें, जिसका हमें पता है कि ये इसका विरोध करेगा, हम उससे भी बात करें। सौरभ जी, बड़ी अच्छी बात है। सौरभ जी, आपके प्रोग्राम में मैं कई बार कह चुका हूँ कि बात जो सामने दिखती है जब आप बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मेरे जो केसेस है उस पर आप कितना ढील देंगे, रॉबर्ट का केस का क्या करेंगे, ये वो नहीं बोलता है, दूसरा आदमी बोलता है ना। अब आप उसको मजाक समझ रहे हैं? मजाक नहीं समझ रहा, मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। देखिए, ये पहले सौदा होता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यदि पहले नहीं हुआ होता तो मैं कहता है अब ये तो पता नहीं सर, अब ये नहीं जानता मैं इसके पीछे कौन सा ऐसा क्यों केसेस नहीं है क्या? राहुल गांधी पर केस नहीं है क्या? रॉबर्ट वाड्रा पर केस नहीं है? लंदन के मकान को निशिकांत दुबे ने कितने सारे बोल चुका है। जो अभी मैं तो जो पब्लिक डोमेन पे पब्लिक को जो आपके प्रोग्राम में तो वही बताया जाना चाहिए जो असलियत है। खाली संसदीय परंपरा में कहीं स्टेटमेंट दे दीजिए तो वो तो हर चैनल कहता है, राजदीप सरसाई भी बोलते हैं, आप भी बोले, मैं भी बोलूं। वो आलोक सर की यूएसपी है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जो आप अंदर से बोलिए ना भाई, साहब बोलो खुला खेल, भाई आपको आलोक मेहता से चिढ़ है तो आप कहीं भी आलोक मेहता को नहीं बुलाइए, ये कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, आप पीछे कोई कहीं देखिए सही आदमी बुलाना चाहिए, गोल में करना चाहिए। अरे यार आपको अलग से बुला लो सामने, कहीं आपको मतलब जो लोग नाराज होते हैं तो राहुल नहीं, ठीक है, नहीं आपका ये पर्सपेक्टिव है। और आप जो बात कह रहे हैं, और नरसिंह राव के समय, इतनी दुनिया देखी है, नरसिंह राव के समय में अमर सिंह क्या करते थे, अमर सिंह ने कैसे डील के लिए कराया, सब जानते हैं कि नहीं बात होगा। अमर सिंह तो सामने किसी पार्टी में नहीं थे। मैं केवल मैं कह रहा हूँ कि मैं तो जो पब्लिक लिमिटेड नॉलेज है अभी मैं उस पर, इसलिए पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि धोखा नहीं, वो खाली लड़ना चाहते हैं कि मेरे केसेस को आप सौदा कर लीजिए तो कुछ पास करा देंगे हम। हाँ, आपको लगता है कि मतलब तैयारी तो सरकार ने कर ली होगी, इसमें तो कोई शक मतलब होना नहीं चाहिए कि नंबर्स तो सरकार के पास जो है वो पूरे होंगे। और बाकी ये सब जो है ये पोस्चरिंग होती है कि चलो जी हम राहुल गांधी से भी बात कर रहे हैं, हम बाकी दलों से भी बात कर रहे हैं, सारी बातें। प्रधानमंत्री का भाषण 15 अगस्त से लाल किले पर होगा, महिला आरक्षण पर विशेष सत्र होगा, उसमें बिल पास कराने की कोशिश होगी, जो विरोध करेगा उसको दुनिया देखेगी। बीजेपी तो यही करना चाहेगी।
बीजेपी तो ये भी चाहेगी कि भाई जैसा देवेंद्र भाई साहब कह रहे हैं कि अगर अग्रीमेंट रीच आउट हो जाता है, जो आज जैसे आउटरीच किया गवर्नमेंट ने राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को, और कल अगर इस बात पे कोई एग्रीमेंट हो जाती है तो इसी सदन में बिल पास हो जाए, चाहेगी, ठीक है, क्योंकि फिर आप जब बुला रहे हैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन, उनका क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? लेकिन आप जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुला रहे हैं तो ये भी जाता है ना कि भाई आपको इस बिल को पास कराने के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन बुलाना पड़ा, नॉर्मल सेशन में पास नहीं हुआ, एक ये भी चला जाता है मैसेज। दूसरी बात है कि जब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हम 1951 की बात करें, मतलब अगर 1950s की बात करें, तो वैसे पार्लियामेंट में एक साल में 135 दिन का सेशन होता था, 135। आज 55 दिन हो गए पिछले साल। बताइए, 55 में भी मुझे लगता है आधा तो आप मान ही सकते हैं कि वॉश आउट हुआ है। तो जो सेशन वॉश आउट हो रहा है, ये तो हमारा आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, टैक्स पेयर्स मनी हो रहा है, और एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं हो रही है। तो इसमें दोनों ही, क्योंकि ताली एक हाथ से बजती नहीं है, दोनों ही जिम्मेदार हैं और दोनों को ही कहीं ना कहीं एक कंसिलिएटरी अप्रोच करना पड़ेगा। आप जैसा कह रहे हैं कि अगर मांगा जा रहा है जवाब गृह मंत्री से, ठीक है, तो गृह मंत्री से के जो भी वो स्टेटमेंट देंगे वो सिर्फ विपक्ष नहीं सुनना चाह रहा है, वो पूरा भारत भी सुनना चाह रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, समर्थक भी सुनना चाह रहा है, समर्थक भी सुनना चाह रहे हैं कि भाई हुआ क्या है, बताइए। हाँ, सही बात है। कैसे, मतलब एक्चुअल ऑफिशियल पोजीशन क्या है, क्या आप वाकई किसी पे कार्रवाई नहीं करेंगे, वो ये सुनना चाह रहा है। करेक्ट, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि समर्थकों में भी सवाल है, देश की आम जनता में भी सवाल है कि आपने जो एग्रीमेंट रीच आउट किया है छात्रों के साथ, उसके क्या निटी-ग्रिटीज हैं, जो आरोप लग रहे हैं वो सही में हुआ है। एक मिनट रुकूंगा आपको। इस वक्त बीजेपी के सांसद संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। मैं एक प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी के साथ पार्टी मुझे भेजती है, मैं यहां अकेला बैठा हुआ होता हूं, मगर पूरी सिस्टम पीछे रिसर्च के पश्चात मुझे मटेरियल देती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यह संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं। हम भी कभी स्कूल और कॉलेजेस में थे, आंदोलनों में हमने भी भाग लिया है, और जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव को, द बंच ऑफ लाइज दैट मिस्टर राहुल गांधी इज ट्राइंग टू प्रोपगेट, द सिलेक्टिविटी दैट राहुल गांधी हैज अंडरटेकन, हम उसे यहां एक्सपोज करना चाहते हैं। देश के बच्चों को निडर रहना चाहिए, और हां, जब भी आवश्यकता पड़े आंदोलन इत्यादि, इनसे घबराना नहीं चाहिए। मगर झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। मैं आज एक बहुत जाने माने मीडिया हाउस के एक आर्टिकल को पढ़ रहा हूं, झारखंड से है, अभी चंद घंटों पहले ये प्रकाशित हुआ है। मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, पर डिप्रेशन पैनिक अटैक झेल रही हूं। पेपर लीक पर बोली रांची प्रोटेस्ट में बैठी छात्रा।
अभ्यर्थी प्रतीक्षा बताती है कि इन अनिश्चितता ने उनकी मेंटल हेल्थ को पूरी तरह तबाह कर दिया है। प्रतीक्षा कहती है कि मैं इस समय खुद डिप्रेशन से जूझ रही हूं। कई बार पैनिक अटैक आते हैं। पढ़ाई छोड़कर घर लौटने का मन करता है। खुद को परिवार पर बोझ महसूस करने लगी हूं। बचपन से हर क्लास में अव्वल रही। पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में यूनिवर्सिटी टॉप करके गोल्ड मेडल हासिल किया। बीएड पूरा किया, लेकिन आज अपनी ही दुर्दशा देखी नहीं जाती। रिश्तेदारों के ताने, शादी का दबाव और परीक्षा रद्द होने का डर। झारखंड के इस सिस्टम ने मुझे डिप्रेशन और पैनिक अटैक की मरीज बना दिया है। झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी धांधली हुई है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए अभ्यर्थी ने यह बताया है। पूरी कहानी आगे और भी है। समय की कमी के कारण मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं, जो एक बहुत जाने माने चैनल ने आज प्रकाशित किया है। मगर ये जो सिलेक्टिविटी है, जहां झारखंड के बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे राहुल गांधी कन्वीनियंटली दबा दे रहे हैं। वो झारखंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार वहां है। और लास्ट में मैं आपको बता देता हूं प्रकरण क्या है। थोड़ी देर पहले, अभी कुछ मिनट पहले, प्रोग्राम शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें वो कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को साथ में लेकर के आए थे। उनका कहना था कि इनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो वो ये साबित करना चाहते थे कि भाई पुलिस ने इनके ऊपर ज्यादती की और हम इसीलिए होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मांग रहे हैं। इससे पहले वो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, यह आरोप लगाया। एक छात्र को लेके आए थे जिसके काफी चोट वगैरह लगी हुई थी। तो वो उसी बात को उन्होंने दोबारा कुछ और बच्चों के मार्फत कहा था। उसका जवाब देने के लिए यह आए कि झूठ ना बोले राहुल गांधी, गोली नहीं चली, ऐसा वो कह रहे थे। और फिर उन्होंने झारखंड वाली बात उसमें जोड़ दी। वो भी बच्चे हैं, राहुल गांधी जरा जो है वो उनकी सुध भी ले लें। ये क्यों? अब ये इसमें आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि बीजेपी बड़ी प्रोएक्टिव हो गई है। मतलब कि एक बात वहां से कही जाए तो तुरंत जवाब दिया जाए। ये सीख ली गई है, मुझे लगता है, इस पूरे मैटर से। हाँ, इस एपिसोड के को लेकर सीख है। ओवरऑल सीख है कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। क्योंकि E20 पे अभी भी आप देखें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, या वहाँ के लोग बहुत कुछ बताते नजर नहीं आ रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, जब एक बार बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तब उसके बाद उनकी नींद खुलेगी। बट इस मामले में नीट को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, यूथ को लेके तो एकदम सतर्क है। वो समझ में आ गया उन लोगों को कि इस तरह की चीज़, चाहे जिस मकसद से जो प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन घर में बैठा यूथ भी उससे प्रभावित होता है और वो खतरनाक स्थिति होती है। तो उसको और जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये बड़ा बिल सरकार लेके आने की तैयारी कर रही है, सरकार तो चाहेगी ना कि भाई ये मैटर अब हो गया, अब ये पीछे जाए किसी तरीके से। और इससे अच्छी क्या बात कि कोई इतना बड़ा कोई धमाका कर दो कि भाई उसी की चर्चा हो पूरे देश के अंदर। हाँ, बट सरकार ये चाहेगी ना, बट विपक्ष, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो क्रेडिट मिला नहीं है सीजेपी प्रोटेस्ट या फिर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का। तो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डिस्पाइट आउटरीच उन्होंने अपनी पोजीशनिंग और अग्रेसिव कर दी। जो आप बात कर रहे थे कि वो तो वो नहीं मानने वो मानने वाले, उन्होंने एक अग्रेसिव पोजीशन और ले लिया और लोगों को लेके आ गए कि भाई देखो इनके ऊपर तो क्रेडिट तो उनको अमित शाह का स्टेटमेंट मिल जाएगा, अमिताभ जी तब भी नहीं मिलने वाला। नहीं, वो इस चीज का क्रेडिट लेंगे कि हमने अमित शाह से स्टेटमेंट दिला दिया। सी क्या होता है, किसी भी नेगोशिएशन में आपको कुछ ना कुछ एक तिनका ऑफ विक्ट्री चाहिए होता है। ठीक है, अपने सपोर्टर्स को दिखाने के लिए कि देखो भाई हमने दबाव डाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार किया और अमित शाह को स्टेटमेंट देना पड़ा। वो तो अपने सपोर्टर्स को तो एटलीस्ट वो खुश करके रखेंगे। अब बात यह है कि डिलिमिटेशन की जो बिल है उसमें एक बार सरकार को झटका लग चुका है, तो दूसरी बार सरकार बिना तैयारी के ये बिल तो ला नहीं सकती। आपने पहले आंकड़े भी बताए हैं यहाँ पे कि भाई अगर डीएमके रहता है साथ में तो भी आई थिंक 337 या कुछ का नंबर है। डीएमके, टीएमसी, यूबीटी के जो सांसद आ गए वो, और अगर इसमें एनसीपी शरद पवार की जो है 8 सांसद वो अगर आ जाते हैं, सो ये बाय एंड लार्ज ये था सारा गणित मिला के काम हो जाएगा, सरकार का काम हो जाएगा, या थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ एब्सटेन वगैरह ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे रहे। इसमें एक समाजवादी पार्टी का भी रोल आ सकता है, क्योंकि भाई समाजवादी पार्टी एक बड़ा चंक है और यूपी की तो सीटें बढ़ रही हैं कि भाई जो डिलिमिटेशन से जो नाराजगी थी वो तो सदर्न स्टेट्स के पार्टीज को है, और अगर सदर्न स्टेट के पार्टी भी अगर सपोर्ट कर रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी किस बिना पे इसको अपोज करेगी? क्योंकि भाई वो तो राहुल गांधी ने भी परसों तमिलनाडु में स्टेटमेंट दिया था ना कि जो पार्टी सपोर्ट करे डिलिमिटेशन बिल को वो गद्दार है।
तो उनके दैट मीन्स कि डीएमके समर्थन में आ गई, दैट मीन्स कि डीएमके ऑन बोर्ड है। करेक्ट। तो हो सकता है कि ये भी हो जाए कि भाई समाजवादी पार्टी ऑन बोर्ड हो जाए तो गद्दार पार्टियों की संख्या में एक और पार्टी बढ़ जाए एक बहुत बड़े चुनाव से पहले। कई नाम और चल रहे हैं देवेंद्र जी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, इन सबको भी लगाया गया इसका में। रूटीन में सौरभ रहते ही रहते हैं ना। अच्छा। लेकिन मुख्य काम आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो बातचीत वो किरण रिजिजू के साथ ही वो बातचीत होनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री वही हैं, उनके एमओएस हैं अर्जुन मेघवाल जी, प्रहलाद जोशी जी पहले रह चुके हैं। हाँ, वो पहले थे। हाँ, तो उस कंडीशन में बात तो मुख्यतः किरण रिजिजू की होनी है। और पूछा भी हमने सरकार के सोर्सेज से कि जो इनकी मुलाकात हुई थी इन दोनों के बीच में, उसमें राहुल गांधी का स्टैंड कैसा था, किस तरीके के, जैसे चलो इश्यूज़ की बात अलग है, बाकी बिहेवियर कैसा था। तो ये कहा गया है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा स्मार्ट नज़र आ रही थी, प्रियंका गांधी ज़्यादा आर्टिकुलेट नज़र आ रही थी। और दूसरी चीज़ की इस रीच आउट के बाद अमित शाह जी के बारे में जो ये स्टूडेंट्स लेकर आया, जो उन्होंने कहा ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, आइदर ही इज कल्पेबल और इनकॉम्पिटेंट। हाँ, और उनके अंदर डिसेंसी नहीं है, हाउस में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया। तो ये सारी चीज़ें तो दिखा रही हैं कि कल तक भी क्या होना है। और उसके पीछे सौरभ सबसे बड़ी वजह ये है, राहुल गांधी दो चीज़ें देख रहे हैं। एक तो ये सिल्वर लाइनिंग वो देख रहे हैं कि अगर यूथ के अंदर कोई असंतोष है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको उभारो, ठीक, ताकि सरकार पे दबाव बने। दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह, उनको अगर किसी रूप में आप दबाव में लेने की कोशिश अगर कर पा रहे हो तो राहुल गांधी के हिसाब से इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। मतलब पीएम के बाद कोई अगर है तो गृह मंत्री अमित शाह हैं, और अमित शाह को कभी भी किसी भी मोर्चे पे दबाव में लेने का मौका उन लोगों को उस रूप में मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर उनको ये लग रहा है कि सरकार अब नहीं चाहेगी कि इसमें बहुत तुतु में उलझे। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन आके सौरभ ये बयान देंगे और इस पर बहुत स्टेटमेंट होने लगे, तो फिर पब्लिक डिस्कोर्स अगला 2-3 दिन वही चलेगा ना। तो सरकार ये मान के चल रही है कि ये अब चैप्टर से आगे बढ़ा जा चुका है। बट अगर वो अड़ी गए कि नहीं साहब पहले यही होगा काम, अब वहाँ पर देखना, जैसे एक चीज़ तो सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो विपक्ष के सहयोग से तो नहीं होना है। जैसा कि पहले हम लोग बता चुके हैं कि विपक्ष के एक सांसद का ये कहना था, और बड़े चेहरे हैं, वो बहुत बड़े चेहरे हैं, उनका ये कहना था कि अगर ये बिल पास हो गया तो 2047 तक तो। बट आपने बताया ना कि सरकार को हंगामे में भी नहीं कराना है। वो मैसेज, स्टार्टिंग मैसेज तो वही रहेगा कि सरकार ये दिखाएगी कि भाई हम लोग बहुत रीच आउट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बातचीत होनी होती तो गोपनीय तरीके से भी हो सकती थी राहुल गांधी, किरण रिजिजू की, तो पब्लिक पोस्टिंग तो की जा रही है। वो तो हाँ, बताने के लिए कि हम तो राहुल गांधी से भी बात सही हो हाँ। लेकिन देवेंद्र जी, इसमें क्या ये नहीं संभव था कि जैसे गृह मंत्री खुद राहुल गांधी से बुला करके बात कर लेते? नहीं, उस लेवल पे तो, क्योंकि कई बार ऐसा, मैं ऐसा माना है कि जब नेगोशिएशन होता है तो उसमें ये भी होता है ना कि चाहे आप संसद में बहस नहीं दे रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही मैसेज करेंगे। जैसे किरण रिजिजू जैसे वहां से निकले करते हैं, लेकिन यदि आप उसका एक तरीका ये भी था, यदि जो वो चाहते होंगे। तो मुझे नहीं पता इनकी दुआ सलाम भी है कि नहीं है। ना, वो संभव ही नहीं था, वो बातचीत मतलब हो ही नहीं सकती थी, ऐसा नहीं। और वहां से वो निकल के आते नहीं, भरसक वो बसते ही हैं राहुल गांधी जी। कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, जिसमें 1-2 बजे से होता है ना, कई कुछ जैसे जिसमें प्रतिपक्ष का नेता प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं, उसमें राहुल गांधी जब जाते वो तो हाँ, वो जैसे वो इलेक्शन कमीशन वाली मीटिंग है, सीबीआई डायरेक्टर वाली मीटिंग है, स्पीकर के जब उसमें टी वाले में जाते थे, तब अमित शाह जी वहाँ रहते हैं, अमित शाह जी वहाँ रहते हैं, और तब जैसे होता है ना, जो बात चाहे वो डिसेंट नोट पहले से लिख के लाते हैं। राहुल गांधी, देखिए मैं पहले से जैसे सोच के आया होगा, आप कुछ भी पूछेंगे मैं तो आपको कहूँगा कि नहीं गड़बड़ है। अब उसका तो कोई, आप भी कहेंगे मैं क्या करूँ भाई, वो तो पहले से सोच के आते हैं कि मुझे यही बोलना है, तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है परसेप्शन के हिसाब से, जैसा देवेंद्र जी कह रहे हैं, ये ठीक है कि परसेप्शन बनाना चाहती है सरकार, और बहस जैसे उसमें हुई कि नहीं हुई, मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, 10 घंटे की बहस हो गई, इस परिसीमन में भी बहस हो जाएगी। कांग्रेस को ये समझ में आ रहा था कि स्टूडेंट के मुद्दे पर अगर हम रकस करते रहेंगे तो ये हमारे खिलाफ जाएगा। नहीं, तो यहाँ महिलाओं का मुद्दा है, इसलिए प्रियंका, अच्छा देखिए दोनों में एक और है, उसका आर्गुमेंट है ना उनके पास। अप्रैल में क्या आर्गुमेंट दिया था कि हम महिला बिल तो हम कह रहे हैं अभी लागू कर दो 543 में, हम तो डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं, वो यही कहेंगे अभी भी। ये नहीं, इसके अलावा जाति, आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, हर बार जिस मीटिंग में जाते हैं राहुल गांधी, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, जो 3 लोगों की मीटिंग होती है 4 की, उसमें सबसे पहले कहते हैं इसमें दलित कहाँ है, इसमें पिछड़ा कहाँ है, इसमें ये कहाँ है। आपको इसीलिए यहाँ पर भी जो अखिलेश को समझा रहे हैं कि आप ये इशू उठाइए जो पहले भी उठाते थे, कि इसमें पिछड़ों को अलग से आरक्षण दीजिए। वो तो अप्रैल में कहा गया था। हाँ, वही, तो इसलिए वो मुद्दे पर थोड़ा सा उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछड़ों के, राहुल गांधी अंबेडकर के बाद सबसे बड़े दलित और पिछड़ों के नेता है,
ये जो कोशिश है एक छात्रों का, युवाओं का, देखिए वो जीतेंगे हारेंगे हम और आप डिसाइड नहीं करते। हो सकता भाई वो कल प्राइम मिनिस्टर बन जाए 2 साल बाद, हम आपको थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं। चैनल कभी डिसाइड नहीं करता, वो गलतफहमी हमको और आपको बिल्कुल नहीं है सर, आपको हमें मान तो कोई करके हो गलत सकता है, नहीं मुझे तो नहीं है। मैंने बड़े में देख चुके हैं हम लोग। जनता के विवेक पे है, जनता इसको के जो मना नहीं, दे। जनता जनार्दन है उस समय क्या सोचती है। लेकिन हाँ ये सही है कि महिलाओं का मुद्दा भी नाजुक है, महिलाओं को लेकर के कहें तो दूसरी पार्टियां जो महिलाएं जो चाहती हैं, महिलाओं में एक जाएगा मैसेज कि देखिए महिलाओं के लिए आरक्षण किया, कांग्रेस को भी टिकट मिलेंगे उस तरह के। तो प्रियंका गांधी भी कई मामलों में इसीलिए सॉफ्ट भी रहती है और ऐसे भी हर स्ट्रेटेजी में ही बना रखा है ना कि एक बिल्कुल गर्म रहेगा एक नरम रहेगा। ये कांग्रेस आज से नहीं, नरम दल गर्म दल तो तब से ही रहा है। तो प्रियंका और असली तो रॉबर्ट फंसे हुए हैं, राहुल गांधी तो नहीं फंसे ना। तो यदि वो जितना सॉफ्ट रहेगी उससे भी थोड़ा सा मदद होती है कि भाई वो तो सॉफ्ट है। थोड़ा सा एक खबर और आई सर आज जैसे अब ये बात हो रही है ना कि भाई सरकार कुछ नरम दिखे, रीच आउट भी हो रहा है। होम सेक्रेटरी का कोई एक्सटेंशन मिला है 1 साल का। नहीं फिर उनको कैबिनेट सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, सो मतलब सरकार की टीम जो है मतलब उनको नहीं, सरकार तो अपने हिसाब से ही काम कर रही है, उसमें तो कहीं कोई वो नज़र नहीं आ रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ या एक मंत्री का इस्तीफा हो गया उससे कोई बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए हों, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। गृहमंत्री अमित शाह की भी अगर बात करें तो जैसे ही रिजिजू निकले राहुल गांधी से मुलाकात करके सीधे गए उनके पास ही जाके भरभटम सब उन्होंने ब्रीफ किया। तो गृहमंत्री एकदम रिलैक्स कूल नज़र आ रहे हैं और स्वाभाविक तौर पे उनके जो अपने कैलकुलेशन है, जो उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है, जैसे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रही है, तो अंदाजा उनको भी है ये क्या करेंगे, बाहर नारे लग रहे हैं, बैनर लगा के आए हुए हैं, अमित शाह जवाब हाँ, तो सबका लोड नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, वो एकदम से रिलैक्स और अपना उनका जो एजेंडा है, जो चीज़ें हैं, जैसे उनके हिसाब से आप देखिए तो उनका सबसे बड़ा एजेंडा भी यही है कि डिलिमिटेशन बिल पास कैसे होगा, उसके लिए नंबर्स हमारे पास कैसे अरेंज होने हैं। तो वो उन सारे कैलकुलेशन में वो लगे रहते हैं। आपकी इतनी तारीफ लोग करते हैं और बुराई करने वाले हमारी भी लाखों हैं, लेकिन अब उसके बाद के चैनल बंद कर दें, आप मुझे नहीं आने देंगे, क्या कहेंगे आप भाई? ये आप समझ लीजिए कि उनको फर्क नहीं पड़ता, अमित शाह को और मोदी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाहर के आप बैनर लगा रहे हैं। उनका जो मासेस जो वोट देने वाला है उसके हिसाब से वो अपना काम करते रहते हैं, या जो उनको बड़े काम करना है। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सर्वे छोटा सा किया है अमिताभ जी ने। ये दूसरे का है। ये दूसरे का है? अरे आपने मुझे भेजा, मुझे लगा आप ही का है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ तो मैं देता हूँ। इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसमें क्या पूछा गया सर, सवाल इसमें पूछा गया है कि आपको नरेंद्र मोदी की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगती है, उनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। तो इसमें सबसे ज्यादा 16% लोगों ने जवाब दिया उनकी ओरेटरी स्किल्स, उनकी भाषण देने की कला। दूसरे नंबर पर है 15% उनकी पॉलिसीज, और तीसरे पर है 11% वो एक करिश्माई नेता हैं, और 7% ने कहा है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि चमकाई है, और 7% ही और लोगों ने कहा है उनका पॉलिटिकल विजन और एडमिनिस्ट्रेशन, और 6% लोगों ने कहा है उनका हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन। 4% लोग कह रहे हैं नेशनलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी। 4% कह रहे हैं डिसाइसिवनेस, कॉन्फिडेंस, फिर डेवलपमेंट, ये सब बातें कही हैं उन्होंने। तो मतलब किसी भी नेता के लिए अच्छी बात है भाई, उनकी पॉलिसी पे 15% लोग कह रहे हैं। ओरेटरी तो चलिए एक पर्सनल ट्रेट हुई, लेकिन पॉलिसीज पर 15% लोग जा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर 11% लोग जा रहे हैं, उनके काम पर बाकी भी जो विजन वगैरह वो सारे मतलब जोड़कर कितना प्रधानमंत्री के तौर पर टोटल क्या आ रहा है? नहीं वो तो सारे मतलब वही पूछा गया था ना कि आपको अच्छा सवाल यही पूछा। अब राहुल गांधी के लिए पूछा गया वो क्या अच्छा लगता है, राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है। तो 13% लोगों ने कहा सेक्युलर, कि राहुल गांधी सेक्युलर है, इंक्लूसिव। अब मुझे लगता है राहुल गांधी को ये पता है कि मुझ में लोगों को यही अच्छा लगता है, इसलिए आजकल उनको आप देखेंगे तो उनको सारा उनका, कल भी आरएसएस के खिलाफ खूब बोले ना वो, तो वो सारा वो सेक्युलर इंक्लूसिव वो अपनी उसी छवि को अब वो बना के रखना चाहते हैं। 10% लोगों ने कहा कि डिटर्मिन्ड है, परसिस्टेंस है, सीधे शब्दों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ डटा हुआ है, ये बात, और ये बात ठीक भी है। 9% लोगों ने कहा हार्ड वर्किंग है, इस पर लोग बात कर सकते हैं, और 4% लोगों ने कहा कि वो उन्होंने अपनी इमेज जो है वो चेंज कर ली है। अरे इसके बाद पूछा गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के अलावा आपको कौन सा नेता अच्छा लगता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप अंदाजा लगाइए किसका नाम आया होगा अपोजिशन में, किसी में भी। अरविंद केजरीवाल। अरे बाप रे बाप, ये देखिए ये होती है ग्राउंड की समझ जिसका आदमी को, पल्स। 19% लोग अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहे हैं आफ्टर राहुल गांधी, आफ्टर मोदी एंड अच्छा राहुल गांधी।
इनके बाद आपको कौन नेता अच्छा लगता है, तो 29% लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप अच्छा ऐसे क्या कैसे? सर्वे आपने कराया? वो भी क्या? जिस तरीके की बात करते हैं सौरभ, उनकी एक फैन फॉलोइंग तो हो ही जाएगी ना भाई। जिस तरीके बहुत लोग हो सकता है समझे ना समझे, बट कम्युनिकेशन स्किल तो कमाल का है अरविंद केजरीवाल का। जब वो कोई बात बोलते हैं तो बहुत कन्विंसिंग अंदाज में बोलते हैं। अगर उनको झूठ भी बोलना हो तो इस तरीके से बोलेंगे कि लगेगा कि कितना सच बोल रहा है ये आदमी और कितने फील के साथ बोल रहे हैं। और सबके नाम है इसके अंदर, अमित शाह जी का भी नाम है, योगी जी का भी नाम है, सबके नाम है, लेकिन तीसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल ही है। आप बताइए, तो आप, ये तो आपका डिपार्टमेंट है ये, नहीं मतलब वैसे भी अगर आप असहमत हो सकते हैं, मैंने नाम तो बताया नहीं किसका सर्वे है। नहीं तो कोई बात नहीं। मूड ऑफ द नेशन भी अगर आप देखेंगे तो सी वोटर जो करता है, उसमें भी अगर आप प्रधानमंत्री के चॉइस पे जाएंगे तो तीसरे नंबर पर ममता और अरविंद केजरीवाल बराबर आते थे लगभग, है ना। तो अब हो सकता है कि इस बार जब हम बेसिकली वो एंटी बीजेपी जो ब्लॉक है, सेक्शन है, राहुल केजरीवाल और ममता में उनकी पसंद डिवाइडेड है लार्जली, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आ रहा है। क्योंकि मोदी समर्थक तो सारे मोदी जी के ही नाम ले देते हैं। करेक्ट, क्योंकि वो सारा बीजेपी आइडियोलॉजिकल एक नाम आ गया। और काफी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि भाई जब हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलर लीडर, राहुल गांधी इज अ पॉपुलर लीडर, बट व्हाई, क्यों? ठीक है, तो जो लीडरशिप कॉन्ट्रास्ट है, अगर आप दोनों का ही देखें कि किस चीज के लिए पसंद किया जाए, बिल्कुल अलग है। और अगर आज राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल रेस में मोदी जी से नीचे हैं, उसका डिफरेंशिएटर है ओरेटरी स्किल्स। ये हम सब लोग मानेंगे कि विदाउट ओरेटरी स्किल्स, है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट ओरेटरी स्किल्स एक लीडर, एक बड़ा लीडर, कोई भी लीडर हम देख लें जो आज भारत में मतलब जिसका नाम है या जो ऊंचाई पे पहुंचा है, बिना ओरेटरी स्किल्स के नहीं पहुंच सकता। सर तो काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं और वही डिफरेंशिएटर है। और वही कहीं ना कहीं राहुल गांधी का क्रिटिसिज्म भी रहा है कि वो अपनी बात को मजबूती के साथ या क्लैरिटी के साथ मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते। मुझे तो मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस में ज्यादा दिक्कत उनको समझ में आती है कि जैसे कर रहे हो तो क्या कर रहे हैं, या किस इशू को उठाना है, किसको नहीं उठाना है, जनता के हिसाब से अगर आप देखें। पार्लियामेंट में पता नहीं उनको क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाते हैं। अदरवाइज वो जब बाहर पार्लियामेंट के आप स्पीचेस देखिए तो पार्लियामेंट के स्पीचेस में जो एक क्लैरिटी, कोहेरेंस वो मिसिंग हो जाती है। जब वो कहानियां बनाने लगते हैं ना, तब वो लग जाते हैं, रेटोरिक में चले जाते हैं, रेटोरिकल बातों में चले जाते हैं, टॉपिक पे नहीं है कि कोई आपको देखिए। सचमुच में आपने सवाल किया, कोई नाम भी हम सोच रहे हैं तो कोई बड़ा नाम, जैसे पहले शरद पवार होते थे, मतलब जो 10 नाम दिखाई देते थे, 5 नाम दिखाई देते थे। और तीसरा क्या है कि जब जैसे इंडिया में भी आप जब चर्चा करते, केजरीवाल को आप आपने चर्चा किया, लेकिन आप देखिए ना, जिन प्रदेशों में जहाँ नहीं है वहाँ उस तरह से अरविंद केजरीवाल को आप इन दोनों की श्रेणी में नहीं रख सकते ना। कांग्रेस और बीजेपी के पूरे देश में जिस तरह का नेटवर्क है, भीड़ इकट्ठी करना तो वो अलग बात है कि थोड़ी बहुत भीड़ उनकी आ जाए, लेकिन आप बताइए ना, पंजाब में सरकार उनकी है, या हो सकता है और कुछ हरियाणा में कर ले, लेकिन आप कोई मध्य प्रदेश में अपने बल पर कोई बड़ा उनके लिए सपोर्ट मिलता हो, यूपी बिहार में मिलता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यही दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष में पहले सोशलिस्ट नेता भी, जिनकी चाहे 5 सीट 10 सीट आती थी, या कम्युनिस्टों में बहुत अच्छे थे। नेशनल लेवल के लीडर कितने हैं सर? इसीलिए तो हुआ थर्ड एकदम केजरीवाल आ गए, खत्म हो गई। इसे अनफॉर्चुनेट फॉर द डेमोक्रेसी कि आपको केजरीवाल, आफ्टर राहुल गांधी केजरीवाल हमको बोलना पड़ रहा है यदि बोल रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि सर्वे में जो कोई नाम ही आपने पूछा केजरीवाल, तो केजरीवाल को दे देगा 19%। आपने हो सकता है कोई और नाम पूछा, लेकिन नाम किसका बोले? नहीं, नाम पूछा ही नहीं गया ना, यही मैं क्या, अच्छा ऑप्शन में बोला गया। नहीं, आपको कौन पसंद है तीसरा आदमी, ये बताइए। ऐसे ओपन एंडेड था, यही इसे बताइए कितना दुर्भाग्य है कि नहीं, जिसका कोई दुर्भाग्य आप बताइए ना भाई, आप भाई अरे सर, एक वक्त 2 राज्यों में सरकार थी आदमी की, बताइए कितनी पार्टियां जिनकी 2 राज्यों में सरकार थी? भाई लीडर ही नहीं है। एक समय में महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हो, चाहे तमिलनाडु का हो, ये सब लोग की पॉपुलरिटी उस हिसाब से देखें तो राज्यों में, अपने राज्य में तो ज्यादा है ना। चले नहीं सर, ये तो खैर एक ऐसी एक इंटरेस्टिंग एक चीज थी आपके मन में कुछ आ रहा है। असल चीज सर जैसे यही हो जाता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल, क्रेडिबिलिटी, दोनों चीजें अगर जुड़ जाएं तो आपका एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है और आप नेता बन जाते हैं। नहीं खैर, मुझे वो मोदी जी वाले में तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको जो लोग पसंद कर रहे हैं पॉलिसी, जिन्होंने ओरेटरी की बात, पॉलिसी, आपको नेता प्राइम मिनिस्टर की तो पॉलिसी पसंद आ रही है, वो बड़ी अच्छी बात है कि आपको। और कॉन्ट्रास्ट है दोनों। निष्कर्ष यही है कि मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, बस। सर बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आए आप। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका, देवेंद्र जी धन्यवाद आपका।